खबर उर्दू फेसबुक लाइव में आपका फिर से इस्तकबाल है। नाजरीन, हम आपको डीडीसी इंतखाबात के पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। आज नताइज का दिन है, आज फैसले का दिन है। अभी तक रुझानात में पीएजीडी आगे है, पीएजीडी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। वही बीजेपी ने भी अपना खाता खोला श्रीनगर सीट से। बीजेपी ने श्रीनगर में 1 सीट अपने नाम की है, यानी बीजेपी की यह जीत पीएजीडी की हार है। पीएजीडी हालांकि जम्मू कश्मीर में लीड बनाए हुए है, अभी रुझानात में नंबर 1 पे है। उसके बाद बीजेपी ने 1 सीट श्रीनगर से जीती है। तो ये बालहमा सीट है जो खनमू ए से बीजेपी ने ये जीत दर्ज की है। बीजेपी कैंडिडेट आशिक हुसैन ने ये जीत दर्ज की है। तो अगर हम बात करेंगे अभी, तो कांग्रेस ने भी अब तक 1 सीट अपने नाम की है। हालांकि 20 से ज्यादा सीटों पर वो अभी बढ़त बनाई हुई है कांग्रेस ने। साथ ही अपनी पार्टी की अगर हम बात करेंगे, अपनी पार्टी अभी 6 रुझानात के मुताबिक 6 सीटों पर आगे है। तो साथ ही उन्होंने 1 सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। इधर बीजेपी 45 से ज्यादा सीटों पर आगे है। 1 सीट जो श्रीनगर की खास सीट उनके नाम हुई है। इधर पीएजीडी करीब 75 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। हाँ, तो 3 सीटें अभी तक पीएजीडी के खाते में हुई है। जी नाज़रीन, मैं आपको बताना, मेरे साथ है खबर उर्दू के एडिटर आसिम मोहिदीन। हम आपका इस्तेमाल करते हैं फेसबुक लाइव में। हम जानना चाहेंगे, जो आपने भी देखो, जो इलेक्शन थे, डीडीसी इलेक्शन थे, आपने ग्राउंड पे कवर किए, यहाँ पे कवर किए, मतलब जम्मू कश्मीर से जो भी मतलब जितने भी पोलिंग 8 मरहल में पोलिंग हुई, आपने क्या देखा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इन सब इलेक्शंस में? जी आबिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जो ये डीडीसी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं इसको हमने थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होगा। तो इसको हम ऐसे इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि पहले जो इलेक्शन जो इस वक्त हो रहा है, जो हो चुका है, रादर अभी जो इसकी जो काउंटिंग चल रही है, जो नताइज आ रहे हैं, ये उस वक्त हुआ जब मरकजी सरकार ने यहाँ पर आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया। ठीक, उसके बाद ये पहला इलेक्शन है और जो इसमें पार्टिसिपेशन जो रही लोगों की ओवरवेलमिंग रही। देखिए, अगर आप देखेंगे कि 50 के करीब 50 से ज्यादा फीसदी लोगों ने अपने राय दहिंदगान का इस्तेमाल किया, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया इस इलेक्शन प्रोसेस में। और ये 40 साल के बाद डीडीसी के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए। तो ये जो इलेक्शंस है, इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि मतलब ऐसा माना जा रहा था, एक परसेप्शन था कश्मीर में 370 के हटने के बाद कि शायद यहाँ पर कोई इलेक्टोरल प्रोसेस अब नहीं होगा। शायद ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो यहाँ पर होती है, लोगों में इतनी एलिनेशन आ जाएगी कि अब वो शायद इस तरह के इलेक्टोरल प्रोसेस में, इलेक्टोरल एक्सरसाइज में, डेमोक्रेसी में शायद भरोसा विश्वास नहीं करेंगे। तो इस इलेक्शन से 2 चीजें हो चुकी। एक तो ये जो लोगों का पार्टिसिपेशन जो है इस वक्त, ये जो प्योरली जो ये इलेक्शन लड़ा गया, डेवलपमेंटल एजेंडा था इसका। और दूसरी बात, ये मिथ भी बस्ट हो गई कि यहाँ पर 370 के हटने के बाद इलेक्शन प्रोसेस में या इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई हिस्सा नहीं लेगा। जी, अभी अगर हम देखेंगे पीएजीडी, ये इनकी जो मतलब राइवलरी थी माजी में हमने देखा है, लेकिन इस बार इनका एक प्लेटफॉर्म पे आना, और बस जैसे आप अभी बोल रहे थे 370 और 370 को लेके ही ये लोगों के पास गए। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने पूरा जोर लगाया इन इंतखाबात में, उन्होंने अपने स्टार कैंपेनर्स तशहीरी मुहिम में लाए। लेकिन अगर हम एनसी या पीडीपी की बात करें, महबूबा मुफ्ती या सजाद लोन अपने हलके में बाहर आए, उसके अलावा कोई मतलब इनका जो कदावर लीडर है बाहर नहीं आया, तशहीर करने नहीं आया। आखिर क्या वजह रही? देखो, दूसरी तरफ हम देखेंगे बीजेपी पूरे जोर के साथ है, उनके बड़े बड़े लीडर हमने देखे कश्मीर आए, पूरी तशहीर उनकी जोरों पर चली। देखिए, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि जो पीएजीडी के लीडरान जो साहिबान, जो बाकी जो उनके जो लीडरान है, वो बाहर क्यों नहीं, उन्हें कैंपेनिंग क्यों नहीं की। बेहतर वजह तो वही जानते हैं। बट एक चीज यहाँ पर जाहिर हो चुकी है कि मतलब उनका वो जो कन्फ्यूजन था,
उनमें जो कंफ्यूजन था हमें इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसी गलती जो की थी वो 370 से के बाद जब यहाँ पर पंचायत के इलेक्शंस हुए जी और अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए थे, तो उस वक्त इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम बाइकाट करेंगे, जी बाइकाट कर दिए। तो बीजेपी ने लगभग यहाँ पर 70 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज की जो नशस्तें जो है उन्हें हासिल कर दी। तो उस वक्त क्योंकि जो इलेक्शंस जो है, ये जो डीडीसी के इलेक्शन है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए या फिर पंचायत राज जो है, किसी भी डेमोक्रेसी की जो शहरग या फिर कोर जो होता है बनाने के लिए यही होता है। और यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए भी अपना पावर ग्राउंड पे जमाए रखना, वहां पर रिटेन करना या फिर वहां पर अपनी जो स्ट्रेंथ है वो उसको बढ़ाना, तो इस तरह के इलेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये चीज, ये गलती उन्होंने फील करी उसके बाद जब उन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज में जब पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उस वक्त उनको ये रियलाइज होगा कि नहीं भाई हम गलत कर रहे हैं, वी नीड टू पार्टिसिपेट, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इस तरह के प्रोसेस में, ताकि जो ग्राउंड जो हम फर्टाइल ग्राउंड बीजेपी के लिए ना रखें यहाँ पर, तो जो प्रूव भी हो चुका था उस वजह से। और दूसरी बात जो यहाँ पर है, आपका ये कहना है कि जो स्टार कैंपेनर्स, टॉप लीडरशिप जो बीजेपी की जो मरकजी सरकार ने यहाँ पर डिप्यूट कर दी, देखिए बीजेपी के लिए हमेशा से ये खौफ रहा है। जम्मू कश्मीर अगर आप देखेंगे तो पूरे JNK को अगर हम देखेंगे तो शायद वाहिद एक ऐसी रियासत रही है अभी तक, अब तो यूनियन टेरिटरी है, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी रही है। और नेशनल लेवल पे जो देखा गया बीजेपी को, तो ये माना जा रहा है कि भाई या तो इसको एंटी नेशनल के तौर पे, सॉरी एंटी मुस्लिम के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है, या फिर इसको ये कहा जाता है कि ये हिंदुत्व वोट पे ज्यादा फोकस करती है। तो ये जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, ये बीजेपी के लिए एक मिशन है, एम्बिशन है। हालांकि यहाँ पर इलेक्शन जीतने से जिस तरह से वो जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, कुछ हद तक वो बीजेपी कामयाब होती गई। अभी हमने देखा श्रीनगर की सीट बीजेपी ने अपने नाम की है। देखो जब इलेक्शन शुरू हुए थे ऐसा लग रहा है शायद बालाई इलाकों में ही बीजेपी अपनी छाप छोड़ेगी, बट यहाँ तो मेन सिटी में बीजेपी ने सीधे PAGD को टक्कर देके एक सीट अपने नाम की है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो बीजेपी को अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, ये एक हकीकत बन चुकी है। बिल्कुल, आप देख लीजिए इनका जो ग्राफ है, ठीक है आप सीटें कितनी जीतते हो कितनी हारते हो वो तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस, वो तो लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन एक कार्डर बिल्ड करना, लोगों वो जो एक वर्कर्स अपने होना, आपकी जो यहाँ पर जो जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल रैलीज, अभी हमने रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी 450 के करीब या फिर उससे ज्यादा पॉलिटिकल रैलीज यहाँ पर DDC इलेक्शंस के दौरान यहाँ पर बीजेपी ने कराई है जम्मू कश्मीर में। तो आप देखेंगे खुल के सामने आ रहे हैं। एक टाइम था ऐसा कि बीजेपी कहीं दिख नहीं रहा था कश्मीर में, जम्मू में मुश्किल से अपने वो फुटस्टेप्स बिल्ड कर रही थी। तो इस वक्त यहाँ पर बीजेपी जम्मू कश्मीर में है और इसका कार्डर यहाँ पर बन रहा है और ये आगे आगे आ रही है। ठीक, वही अगर हम कांग्रेस की बात करें, गुज़श्ता मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं जो कश्मीर में उनकी मजबूत पकड़ थी, बट इस बार हमने देखा कि पीछे होती जा रही है। जो हाल मतलब कुछ साल पहले बीजेपी का था अब उससे बदतर कांग्रेस का हो रहा है। क्या वजह रही इसकी कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर से मतलब बाहर होती जा रही है? कांग्रेस की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे जम्मू कश्मीर में तो ये काफी कंफ्यूजिंग रही है। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जब तक ना आप में हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कांग्रेस हमेशा से शिकार रही है इस चीज की। जम्मू कश्मीर में जो इसका JKPC प्रदेश कांग्रेस है, उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अगर हम मरकज में देखेंगे वहां पर क्या पॉलिसी रहती है और यहाँ पर क्या पॉलिसी रहती है, कंफ्यूजन। अभी आप देख लीजिए PAGD के जब बना, यहाँ पर एक फॉर्मेशन हो गया, उसमें आ गई, फिर वापस चली गई, फिर अलग से इलेक्शन लड़ा, क्योंकि इनको पता नहीं हमें करना क्या है। बीजेपी का अगर आप देखेंगे उसमें एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, आइडियोलॉजिकल ड्रिवन पार्टी है। 70 साल बाहर रहने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे इसने अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन उसके बरअक्स जो कांग्रेस को आप देख रहे हैं, इसकी फ्लक्चुएटिंग वो जो वेवरिंग आइडियोलॉजी है, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, तो उस चीज से और साथ ही उनके भी मतलब जहां भी अगर हम बात करेंगे, हाल ही में बिहार में जो इलेक्शन हुए बीजेपी मतलब कांग्रेस ने कुछ बड़े पैमाने पे तशहीर नहीं चली। इससे पहले दिल्ली इलेक्शन पे अगर हम बात करेंगे कांग्रेस का वही हाल रहा। कैंडिडेट मतलब या तो आपस में नाराजगी थी या फिर मैदान में अपने स्टार कैंपेनर्स को नहीं उतारा। वही हाल हमने कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है इनका।
वही मरकज जो स्टेट, अगर आप नेशनल लेवल पे देखेंगे या फिर बाकी स्टेट्स में देखेंगे, तो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का तो जो उसका जो रहता है, जो पैरामीटर्स रहते हैं कांग्रेस के लिए, तो वो डिफरेंट रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कंफ्यूजन में रहा, लीडरशिप क्राइसिस यहाँ पर भी है, मरकज में भी है उनको इस वक्त क्लैरिटी भी नहीं है। कभी 370 को वापस लाने की बात की जा रही है, कभी वहां पर मरकज में तो सपोर्ट ही नहीं कर रही है उस चीज का, यहाँ पर तो 370 की बात कर रही है। देखिए बीजेपी में ये क्लैरिटी है कि भाई हमें जो करना है वो करेंगे, 370 हम वापस नहीं देंगे, आप डेवलपमेंट की बात करो, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस क्या कह रही है, हम 370 की हिमायती है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वापस आ जाए। लेकिन जब मरकज में बात करने की बात आती है तो वहां पर बात नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां पर नेशनल एजेंडा है, नेशनल पॉलिटिक्स खतरे में पड़ जाएगी। तो उस वजह से वो उस चीज की मार खा रही है यहाँ पर, और उस वजह से उसका जो कार्डर भी है, जो ग्राउंड पे यहाँ पर जो था, रादर बहुत अच्छा कार्डर था उनका, क्योंकि सरकार भी उनकी थी यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद के ज़माने में, और कई सारे मिनिस्टर्स भी रहे मरकज में। तो इस वक्त जो उसका जो हाल है वो ये है कि मतलब उनका जो कार्डर जो है वो वेवरिंग है, वो फ्लक्चुएट करता है, कभी वहां जाता है कभी यहाँ जाता है, एज कम्पेयर टू बीजेपी। बीजेपी का अगर छोटा ही कार्डर है, लेकिन जम्मू में देख लीजिए इसका एक स्ट्रॉन्ग कार्डर है, वो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वो वोट बेस्ड नहीं है। उसको फायदा दे या ना दो, लेकिन वो इनके साथ जुड़ा हुआ है, उनकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें मैटर करती है, मतलब बड़ी बड़ी पार्टीज में ये चीजें मैटर करती है, सोप्स के अलावा भी, डेवलपमेंटल एजेंडा के अलावा भी ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो हमने देखा मतलब पीडीपी से मतलब इनके जो बड़े लीडर हैं मतलब सब पार्टी छोड़कर निकल गए हैं। उसके बाद अब पार्टी का पीएचडी में शामिल होना, यही मतलब अब ये पार्टी पहले अब बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन पीडीपी की अगर हम बात करेंगे, माजी में पीडीपी ही वो पार्टी थी जिसने गठबंधन किया बीजेपी के साथ और सरकार बनाई। फिर उसी सरकार के दौरान सरकार कामयाब नहीं रही तो जो टाई था दोनों के बीच में खत्म हो गया। उसके बाद दफा 370 की मनसूखी या बाकी चीजें, उसके बाद जब पीडीपी के जो बड़े लीडर हैं वो एक के बाद एक छोड़ते गए। लेकिन अब आप पीडीपी को गुज़श्ता जो करंट है, अभी करंट वक्त में आप पीडीपी को कहाँ देख रहे हैं पीएचडी में? अगर पीएचडी की बात करेंगे और फिर पीडीपी की बात करेंगे, ये जो आइडिया पीएचडी का था ये बेसिकली आइडिया था पीडीपी का ही, क्योंकि पीडीपी के लिए ये सर्वाइवल की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप देखिए उनके हालात कैसे बन चुके हैं, सारे के सारे लगभग ऑलमोस्ट सारी टॉप लीडरशिप वहां से निकल चुकी है, अपनी पार्टी में गए या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में या कहीं और चले गए, लेकिन पीडीपी पे नहीं रही। उसके साथ साथ जो उनका जो अभी देख रहे, जो उनका जो बैकलैश रहा, जो बीजेपी के साथ उन्होंने जो यहाँ पर जो कोalition बनाई थी, उसका भी लोगों में गुस्सा था, कश्मीर में जो गुस्सा था। उसके बाद जो बीजेपी ने उनके साथ वफा नहीं की, बीजेपी ने उनको पुल आउट कर दिया, और अब देखिए शिकंजे में आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कल ही 3 इसके टॉप जो लीडर हैं, जो बचे खुचे लीडर थे, उनमें से 3 जो लीडर हैं, आप नईम अख्तर की बात कर लीजिए, आप सरताज मदनी की बात कर लीजिए, पीरज़ादा मंसूर की बात कर लीजिए, टॉप लीडर्स हैं जिनको कल ईडी ने डिटेन कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो पीडीपी के लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस है इस वक्त। ये इलेक्शन जीतने की बात नहीं है, सरकार बनाने की बात नहीं है, इस वक्त पीडीपी के लिए सर्वाइवल की बात है। तो पीडीपी और पीएचडी में जाना उनके लिए बहुत अच्छी, अगर इस वक्त वो 10, 15, 20 सीटें लेकर ही आती है डीडीसी इलेक्शंस में, एटलीस्ट जो इसका जो कार्डर है ग्राउंड पे वो कहीं ना कहीं इसको रिटेन कर पाएगी। सो डीडीसी विल बी द सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर पीडीपी। लेकिन उसके बावजूद मैं पहले कंप्लीट करता हूँ, उसके बावजूद अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी ज्यादा मजबूरी नहीं थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कार्डर है ग्राउंड लेवल इंटैक्ट है। जैसे बीजेपी का आपका आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है। तो उसको ब्रेक करना, अगर आप देख लेंगे बीजेपी नहीं कर पाया उसको, कोई पार्टी नहीं कर पाई आज तक उसको, तो करना भी बहुत मुश्किल होगा। वो ब्रेक करना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से उनको ये एक बेनिफिट मिल सकता है किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस में जम्मू कश्मीर में। आप देख लीजिए 370 के हटने के बाद सबसे ज्यादा जो शोर मचाने वाली पार्टी थी या जो एक्टिविटी वो पीडीपी थी। बीजेपी ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो चुप करके बैठी थी, कुछ ज्यादा नहीं थी, वो डिफेंसिव पे थी या फिर साइलेंट थी, म्यूट रही, क्योंकि उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल है, उसकी लीडरशिप में कॉन्फिडेंस लेवल है कि भाई जो हमारा कार्डर है वो इधर उधर भटकेगा नहीं, हमारे लीडर्स इधर उधर भटकेंगे नहीं, एंड दैट हैज बीन प्रूवन।
वो प्रूव भी हो गया ग्राउंड पे। उसके बरक्स जो देख लीजिए आप पीडीपी तितर बितर होके रह गई। बिल्कुल। तो ये मैटर ऑफ सर्वाइवल था दोनों पार्टी पीडीपी के लिए पीएचईडी में जाना, और पीएचईडी वाज द राइट सेटअप फॉर दिस लोकल ठीक पार्टीज। है, तो ये पीएचईडी की बात करें, हम अब आते हैं अपनी पार्टी पे बात करते हैं। मतलब हम अभी पीडीपी की बात कर रहे थे, उसके बाद जो अल्ताफ बुखारी है पीएचईडी के जाने माने लीडर है, एक अहम पिलर भी कह सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और डीडीसी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में उनका दावा था कि इस बार गुपकार अलायंस को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, मगर लेकिन जो अभी रुझानात आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तो बिछड़ रही है, कहीं मतलब 4 या 5 या 6 सीटों पर अभी वो लीड पे है। तो वही अगर हम देखेंगे पीएचईडी 80 से ज्यादा सीटों पर अभी रुझानात में आगे है। तो क्या वजह है कि अभी जो क्या ही ये मानेंगे जो एनसी का केडर है या वो कुछ मतलब अभी काम आ रहा है जो अपनी पार्टी को मतलब पीछा करने में, क्योंकि अल्ताफ बुखारी का हमने लगातार देखा दावे चल रहे थे कि हम जीतेंगे। प्रेजेंट टाइम्स में अगर आप अपनी पार्टी की बात करेंगे तो हम फाइनेंशियली इसको रिच पार्टी मान सकते हैं, ठीक, क्योंकि इनके पास पैसा ठीक ठाक है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टी है अल्ताफ बुखारी, जिसके पास काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। तो उस वजह से अगर आप देख रहे हैं कि वो एक परसेप्शन बिल्डअप करने में कामयाब हो पाते हैं, तो एक बहुत कोई हैरत वाली बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पर पैसा होता है तो वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है। आप नैरेटिव्स बिल्डअप कर सकते हैं, आप वहाँ पर परसेप्शंस बिल्डअप कर सकते हैं, आप वहाँ पर एंगेजमेंट्स कर सकते हैं। तो ये इट इज़ ऑल पॉसिबल अगर आपके पास पैसा होता है। तो अपनी पार्टी के पास एज ऑफ नो इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा जो एज मिला अपनी पार्टी को, जो अप्रैल में ये फ्लोट हो गई थी, मार्च में रादर, उसके बाद सबसे बड़ा इसके लिए ये रहा कि इसमें कुछ सीनियर लीडर्स आ गए। आप देख लीजिए, आपको गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से गुलाम हसन मीर आ गए, इसी तरह से आपको दिलावर मीर आ गए, इस तरह से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका अपना एक कार्ड रहा है, वो किसी पार्टी पे डिपेंड नहीं है, उनका अपना अलग एक कार्ड रहा है, एक अपनी अलग जो ग्राउंड पे जो फुटिंग है उनकी अपनी है। वो लोग अपनी पार्टी में जब जमा हो गए तो एक शेप आ गई। ये बहुत प्रीमैच्योर कबल अज़ वक्त कहना होगा कि मतलब इस तरह की मतलब ये कोई अभी सीट लेंगे या फिर नहीं लेंगे, बट आउट देखना इसको, पॉलिटिकल स्पेस से इसको बाहर देखना, ये कोई दानिशमंदाना बात नहीं होगी। ये कुछ मतलब ये कोई एक ऐसी बात होगी कि मतलब आप हकीकत से जुड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज़ाद उम्मीदवार की। अभी हमने देखा रुझानात में भी और नताइज में भी अभी तक अच्छा काम करे, जो अभी तक मतलब 7 सीटें अदर्स में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है या इसकी क्या वजूहत है कि वो बेहतर काम कर रहे हैं इन पार्टियों से? हालांकि उनके जो रुझानात है तो पीछे है, लेकिन विनिंग मार्जिन है वो ठीक ठाक अभी दिख रहा है। अभी हम संग्रामा की बात कर रहे थे, वहां पे पीडीपी पीछे थी, वहां पे क्या बोलते हैं इसे, अपनी पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बीच टक्कर चल रही थी, क्योंकि पहले राउंड में 465 अपनी पार्टी को मिल रहे थे और 466 आजाद उम्मीदवार को। वहां पे एक वोट का मार्जिन था। वहां मतलब कुल मिलाकर हम देखेंगे आजाद उम्मीदवार को जो जिस तरह की वो कारकर्दगी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप उसे? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको ये माननी पड़ेगी, जो डीडीसी का जो इलेक्शन रहा है यहाँ पर कश्मीर में इस वक्त, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाएगा इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहली बात ये कि द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, जो डिसेंट्रलाइजेशन जो सेक्रेटरीट में आपने रखे थे पिछले 70 सालों से, वो अब बाहर हो रहे हैं। वो अब सेक्रेटरीट में नहीं रहेंगे, वो आपके डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। हाँ, मैं यहाँ पर एक मतलब ये पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि ये होगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ मरकजी सरकार को करना होगा। इलेक्शंस करवाने के बाद, बोर्ड्स बनाने के बाद, पंचायत राज सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको पावर्स देना, ये मरकजी सरकार का काम है और स्टेट गवर्नमेंट का, यूटी गवर्नमेंट का काम है। ये चीज़ें करना उनके लिए, अगर ये चीज़ें वो कर पाए तो वाकई जो 70 साल से जो पावर सीज हो चुके थे यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट में, वो बाहर हो रहे, डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहे हैं। बड़े से बड़े काम भी जो होंगे आपके, जो आपका बजट डिसाइड होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें ये जो आप कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कहीं कहीं पर लीड ले रहे हैं या फिर कहीं कहीं पर इलेक्शन जीत भी रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो यहाँ पर जो
ठीक। पार्टी सिस्टम जो रहा था, ठीक वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे ठीक जिनको चांस नहीं मिल रहा था। ठीक फॉर एग्जाम्पल, कोई डायनास्टी से नहीं आया है। देखिए, ये बात गलत नहीं है, डायनास्टी रूल यहाँ पर प्रिवेल कर रहा था। ठीक आप कहेंगे कि कैसे नहीं कर रहा था, आप देख लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन यहाँ पर ठीक रूल कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, अब मेरिट प्रिवेल कर रहा है। आप देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे, नो डाउट, अभी हमने देखा सोशल मीडिया पे वहां पर वो जो रोस्टिंग हो रही थी, रोस्टिंग वो हो रही थी। बाकी कुछ कैंडिडेट्स की, ये सही बात है, बट इसमें एक क्रीम भी है। 10-15% लोग ऐसे भी है जिन्होंने ये इलेक्शन आउट ऑफ विल और कन्विक्शन के साथ लड़ा, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी, मतलब वो चाहते हैं कि वो कुछ काम करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक वो यहाँ पर काम करना चाहते हैं, वो डेवलपमेंट के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद कोई ना कोई काम वो कश्मीर के लिए कर पाए, जम्मू कश्मीर के लिए कर पाए। तो इस तरह के जो लड़के आ गए हैं या लड़कियां इसमें इलेक्शन में प्रोसेस में आ गए, वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनको टिकट तो मिलेगी नहीं पीएचजीडी में। वहां पर बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। आपका वो एक ग्राउंड लेवल का कार्डर जो होता है, वर्कर्स होते हैं आपके, फिर ऊपर लीडरशिप होती है। तो आम व्यक्ति, आम इंसान जो इस प्रोसेस में शामिल होना चाहता, इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल होना चाहता, तो उसके पास लिमिटेड ऑप्शन थे अभी। ठीक। तो फिलहाल हम नाजरीन को ताज़ा अपडेट देंगे शोपियान से, जो हमने पहले ही बोला। तो शोपियान में पीएचईडी की 3 सीटों पर जीत हुई थी। महमूदा निसार जो एनसी के साथ है, लेकिन अभी पीएचईडी कैंडिडेट है, उन्होंने कपरन सीट से जीत हासिल की है। वही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिल्किसा जान, उन्होंने जैनापुरा सीट से जीत दर्ज की है। वही निगीना अख्तर आईएनसी से, चित्रगाम से लड़ रही थी आईएनसी के लिए, उन्होंने जीत दर्ज की है। साथ ही मोहम्मद मकबूल चौपान, ये भी आजाद उम्मीदवार है, हरमैन सेकंड से उन्होंने जीत दर्ज की है। एक बार हम फिर से आपको बता दें, शोपियान में महमूदा निसार जो पीएचईडी कैंडिडेट है, उन्होंने कपरन सीट से जीत हासिल की है। साथ ही बिल्किसा जान जो आजाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने जैनापुरा सीट से जीत दर्ज की है। वही इंडियन आईएनसी से नगीना अख्तर जो चित्रगाम सीट के लिए फतेह हुई है। साथ ही मोहम्मद मकबूल चौहान आजाद उम्मीदवार है, उन्होंने हरमैन सेकंड सीट पर जीत दर्ज की है। जी, जैसे अभी हम आजाद उम्मीदवारों की बात कर रहे थे, अभी शोपियान से ही ताजा अपडेट आया है, यहाँ पर 2 आजाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। कहीं ना कहीं लोग इस बार शायद बेहतर उम्मीदवार चाहते हैं। लोग, अगर हमने देखा ग्राउंड लेवल पे, लोग जब वोटिंग के लिए आ रहे थे, मतलब लोगों का खाली एक ही ये था कि उनको बेहतर पानी, बेहतर बिजली, बेहतर सड़कें चाहिए। आपको क्या लगता है, जो अभी जो मतलब डीडीसी इंतखाबात में जो भी जीत दर्ज करेगा, जो भी कैंडिडेट जीत दर्ज करेगा, वो आपको लग रहा है किस कदर लोगों की उम्मीद पे खड़ा उतर सकता है? मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि जो इस वक्त जो इलेक्शन प्रोसेस हो गया, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इससे भी बड़ा चैलेंज मरकजी सरकार के पास है। क्या इस प्रोसेस को वो किस हद तक ले सकते हैं आगे, वो करना क्या चाहते हैं इससे आगे। अगर वो पावर्स देते, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट आ चुके हैं, लेकिन एक क्रीम भी है इसमें जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती इस वक्त। तो उस प्रोसेस को देखना पड़ेगा, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा मरकजी सरकार को, और पावर्स जो है वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स करने पड़ेंगे इसमें। तो अगर वो पावर्स उनको मिल जाते हैं, अगर वो पावर जो इन कैंडिडेट्स को मिल जाते हैं, फिर एक अकाउंटेबिलिटी का सेटअप भी यहाँ पर होता है, ये बाकी सारी चीज़ें होती, तो मुझे लग रहा है काम हो सकते हैं अब। क्योंकि जो पहले के इलेक्शन जो होते थे, सिर्फ जो एमएलए का जो इलेक्शन होता था, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो इलेक्शंस होते थे, उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो बहुत हद तक इग्नोर होती थी, वो बहुत हद तक, क्योंकि एमएलए का जो रहता है वो ज़्यादा छोटी डीप नहीं जा पाता है कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस वक्त मैंने खुद ट्रैवल किया है अक्रॉस द वैली, बॉर्डर्स पे मैं गया हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक में रहा, देहातों में गया हूँ मैं, और मैंने देखा वहाँ पर एक क्रेविंग है लोगों में डेवलपमेंट की। बहुत सारे गांव मैंने ऐसे देखे जहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और लोग ऐसे भी लोग हैं जहाँ अगर हम सिटीज़ में बैठते हैं, फिर हम मार्स की बात करते हैं, जुपिटर की बात करते हैं, सैटेलाइट्स, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन आज के डेट में भी हमारे यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिनके लिए इस वक्त तरक्की जरूरी है, बेसिक एम्यूनिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे रोड हो, बिजली हो, पानी हो,
नौकरियां हो, ये सारी चीजें जो ना उनको, वो उन चीजों पे अभी लड़ रहे हैं। आपके पास स्कूल नहीं है तो उस चीज के लिए लड़ेगा। ठीक, बिल्कुल। जो ताज़ा अपडेट अगर हम देंगे नाजरीन को, एक बार फिर से ताज़ा अपडेट देंगे। अभी तक क्योंकि डीडीसी इंतखाबात के लिए 280 सीटें पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में है। अब तक जो ट्रेंड्स है 210 सीटों के लिए आए हैं, उनमें से पीएचईडी सबसे आगे है। पीएचईडी करीब 88 सीटों पे अभी पीएचईडी आगे है। साथ ही बीजेपी 50 के करीब सीटों पर आगे चल रही है। इधर जेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 6 के करीब सीटों पर आगे है। साथ ही कांग्रेस भी मतलब 20 सीटों पर आगे, हालांकि कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत भी दर्ज की है। वही पीएचईडी के हक में अभी तक 3 सीटें आई है, जो 4 सीटें आई हैं इनके खाते में। जो एनसी ने 2 सीटें जीती है, वही पीडीपी ने भी 1 सीटें जीती। बट जो पीएचईडी का जो दावा था वो बीजेपी को रोकेंगे, लेकिन श्रीनगर में ही पीएचईडी को झटका लगा, क्योंकि बीजेपी ने श्रीनगर की 1 सीट अपने नाम की है। बीजेपी ने अभी तक जम्मू कश्मीर में 1 सीट में जीत दर्ज की है, लेकिन वो सीट भी श्रीनगर से ली है उन्होंने। तो हमारे साथ लगातार हमारे एडिटर जुड़े हैं, हम उनसे मजीद इन इलेक्शंस पे बात करेंगे, मजीद जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे लोगों से बहुत बातें हुई। लोग जब भी हमने देखा कतारों में आए थे, क्योंकि 51% वोटिंग हुई। 51%, क्योंकि 51% वोटिंग जब दफा 370 की मनसूखी हुई थी, उसके बाद यहाँ पे जो भी जिंदगी जो इलेक्शन का प्रोसेस था या जिंदगी का प्रोसेस था, कुछ हद तक थम गया था। उसके बाद सभी के दिमाग में ये बात थी शायद अब इलेक्शन काफी देर के बाद होंगे। लेकिन डीडीसी इंतखाबात में जैसे हमने लोगों की शमूलियत देखी, क्योंकि 51% लोग आए, उन्होंने अपना वोट दिया, उन्होंने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में वोट दिया। और आज तस्वीर साफ होगी कौन जीत दर्ज करता है और किसके। फिर ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवारों ने तो बड़े दावे किए हैं, लोग सड़क, पानी और बिजली को लेकर वोट दे रहे थे। अब देखना होगा जो ये उम्मीदवार है, क्या ये लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरते हैं या फिर लोगों की उम्मीदें बस उम्मीदें ही रहेंगे। हम लगातार बात करेंगे, हम फिर से बात करेंगे पीडीपी की। लेकिन अभी जो पीएचईडी में है, तो पीएचईडी में जैसे आपने देखा जो इनका एनसी का कैडर है, वो कहीं ना कहीं एनसी को अभी बचा रहा है। एनसी का जो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो जिस तरह से वो चुप रहे पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि हमने देखा महबूबा मुफ्ती लगातार गई वोटरों के पास, वही हमने देखा एनसी साइलेंट मोड पे ही लगी। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनसी बेहतर काम कर रही है, पीडीपी कहीं ना कहीं पीछे आ रही है, क्योंकि पीडीपी करीब 20-22 सीटों पर अभी जो है रुझानात में आगे है यहाँ से। वही अगर हम देखें 50 के करीब एनसी आगे बढ़ रही है, और जो सीटें हैं उनमें से 2 सीटें भी एनसी ने ही जीती है और 1 सीट पीडीपी के हक में दी है। साथ ही पीडीपी का एक और था, जो पीडीपी हमने देखा सुबह जो पहला राउंड अनंतनाग से था, क्योंकि जनूबी कश्मीर पीडीपी का गढ़ रहा है, वहां बीजेपी जो शुरुआती रुझानात है, बीजेपी 4 सीटों पर वहां पे आगे थी। तो आप कैसे देख रहे हैं इसे वहां पे, क्या वजह है जनूबी कश्मीर में भी बीजेपी इतना आगे बढ़ रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह जो जनूबी कश्मीर में जो बीजेपी आगे बढ़ रहा है, पहली बात यह है कि वो जो वहाँ पर बाइकाट हो रहा है, वो जो लोग वहाँ पर बाइकाट कर रहे हैं, और दूसरी सबसे अहम बात वहाँ पर बीजेपी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। क्योंकि बीजेपी के लिए कश्मीर, मैंने जो आपको पहले भी कहा कि ये टारगेट नहीं है कि यहाँ पर इलेक्शन जीत के यहाँ पर सरकार बनाना। उनने वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को पूरे देश के लिए इस्तेमाल करना चाहते, और उनको बताना चाहते कि भाई वो जो वहाँ पर 70 साल से सियासत कर रहे थे, पॉलिटिक्स जो कर रहे थे यहाँ पर लोकल पार्टीज, आखिर वो कहाँ तक सही थी और कहाँ तक गलत। जो वहाँ पर जो बाइकआउट पॉलिटिक्स, अगर आप देख लेंगे कि पीडीपी वहाँ पर थी, उनका वो जमाव था वहाँ पर, क्योंकि ओरिजिन भी उनका वहीं से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर है भी, और लेकिन ज़्यादा उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का जितना सिटी में रहा है, श्रीनगर में जो उनका, या फिर नॉर्थ कश्मीर में उतना नहीं रहा है, साउथ कश्मीर में, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पर थी। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे वहाँ पर सबसे 2 चीज़ें होती थी। एक तो वहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस के दौरान वहाँ पर जो किलिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी, और दूसरी बात वहाँ पर बाइकआउट होता था, प्रोटेस्ट होते थे। तो ये चीज़ें इस वक्त वहाँ पर जो इस वक्त
बीजेपी वहां पर गुस्सी है, वहां पर जो इन्फिल्ट्रेट कर रही है वहां पर, वहां के साउथ कश्मीर के पॉकेट्स में। हालांकि अभी मेन साउथ कश्मीर की हम बात करेंगे तो वहां पर पूरी तरह से बीजेपी नहीं आई है, लेकिन फार फ्लंग एरिया जो आउटस्कर्ट्स है वहां पर, जो आज तक इग्नोर हो चुके हैं, तो उनको बीजेपी एनकैश कर रही है। अगर बीजेपी वहां पर इसमें सक्सेसफुल होती है आने वाले 1-2 साल 3 सालों में, वहां पर वो जो वहां के जो लोग हैं जिनमें एलिनेशन सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट जो वहां पर ज्यादा है, उसको कम करने में कामयाब होती है, और फिर वहां के लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। जिसके साथ साथ अगर आप देखेंगे आज वो जो एग्जिस्टेंस भी है बीजेपी की, अभी कहाँ तक वो कितनी सीटें लेती है वहां से, या फिर लेती भी है कि नहीं, वो अलग बात है। बट 2 चीजें अगर बीजेपी वहां पर सक्सेसफुल हो चुकी है करने में, एक वहां के लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरी बात वहां पर ये जो वायलेंस का जो ग्राफ है कम होता जा रहा है, लोग मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी जीत होगी। तो इसी चीज को बीजेपी फिर कल जाके पूरे देश में प्रोजेक्ट कर सकती है, और इनको प्रूव कर सकती है कि भाई देख लीजिए इनके सरकार में, इनके राज में क्या होता था वहां पर, और हमने क्या वहां पे करके दिखाया। तो बीजेपी के लिए सीटें जीतने से ज्यादा वहां पर नॉर्मलाइज ऑफ सिचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल हम आपको रोकना चाहेंगे, हम नाज़रीन को ताज़ा अपडेट देंगे जो कुपवारा से आ रहे हैं। कुपवारा में डीडीसी कैंडिडेट्स जो भी आगे है, जो रुझानात में आगे है, हम बात करेंगे हयामा से। हयामा सीट में पीएचईडी लीड पे है, गाजियाबाद में पीएचईडी आगे है, रामहाल में पीएचईडी आगे है, रेडी चौकीबल यहाँ पे आजाद उम्मीदवार आगे है। टंगडार का अभी पता नहीं है क्योंकि रुझानात वहां पे फ्लक्चुएट आ रहे हैं, कभी पीएचईडी के खाते में, कभी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे आ रहा है। वही अगर हम क्रालपुरा की बात करेंगे, क्रालपुरा में भी आजाद उम्मीदवार लीड कर रहा है, साथ ही कलारूस में भी आजाद उम्मीदवार आगे बढ़ रहा है। वही मावर सीट के लिए पीएचईडी आगे है, इधर हरी कादराबाद में आजाद उम्मीदवार आगे है, राजवार से पीएचईडी कैंडिडेट आगे है, नटनूसा से पीएचईडी कैंडिडेट आगे है। वही सोगाम 19 की अगर हम बात करें, यहाँ पे अपनी पार्टी लीड में है। वही वावुरा सीट 9 के लिए आजाद उम्मीदवार आगे है। तो ये कुपवारा डीडीसी इंतखाबात जो अभी तक है, अभी ये नताइज नहीं है, ये हम फिर से आपको बोलेंगे ये नताइज नहीं है, रुझानात है। रुझानात तब्दील भी हो सकते हैं, लेकिन यही रुझानात नताइज में भी राउंड टू ही है, और ये रुझानात नताइज में भी तब्दील हो सकते हैं, लेकिन अभी नताइज नहीं है, अभी रुझानात ही है। तो हम बात करेंगे, क्योंकि हम देखिए अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की ही बात कर रहे थे, यहाँ पे पीएचईडी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमें कुपवारा से देखने को मिला। हाँ, अपनी पार्टी एक सीट के लिए अभी सोगाम 19 से आगे है। यहाँ पे भी हम देखो कहीं ना कहीं आजाद उम्मीदवार अपनी छाप छोड़ रहे हैं। लोग शायद जो यहाँ की जो पार्टियां है, मेन स्ट्रीम पार्टियां है, वहां से उनसे दूरी बनाए हुए हैं, आजाद उम्मीदवारों के हक में वोट दे रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों में एग्जर्शन है, अल्टरनेटिव नहीं मिला आपके पास। पिछले 70 साल से अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस रहे हैं, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पीडीपी। पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेडोमिनेटली जो जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उस पर गलबा उनका जोर था। अब पीडीपी आने के बाद 1996 के बाद जब पीडीपी यहाँ पर आ गई, तो उसके बाद पीडीपी एक ऑल्टरनेटिव बन गया, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा। तो आज देखेंगे आप नॉर्थ कश्मीर, जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, ये जो नॉर्थ कश्मीर में जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, इलेक्टोरल वाइज ये काफी फर्टाइल कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, जहां पर इलेक्शंस वाकई वो जो डेमोक्रेसी या फिर इलेक्टोरल जो एक्सरसाइज होती है बैंड बाजा के साथ होता है। पार्टिसिपेशन वहां पर हमेशा हेल्दी रहता है, 50 से अबव हमेशा रहता है वहां पर। अगर आप देखेंगे कि जब यहाँ पर इलेक्शंस हो ही नहीं रहे थे, वोटिंग हो ही नहीं रही थी, तब भी नॉर्थ कश्मीर में कुपवारा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां पर लोग वोट डालते थे और इलेक्शंस होते थे। ठीक, वही तो कुपवारा ही है जो अभी बीजेपी का, मतलब बीजेपी, और यहाँ पर बीजेपी हो कोई भी पार्टी हो, तो यहाँ पर लोग घुस जाते हैं और इलेक्शंस लड़ते हैं, क्योंकि वहां पर लोग ज्यादातर विश्वास करते हैं इस चीज पे, इलेक्टोरल प्रोसेस पे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है वहां पर, जहां पर आपको 50-60% या फिर उससे ज्यादा वोट्स कास्ट होते, तो वहां पर कोई भी पार्टी आ सकती है। अभी ये कहना बहुत कबल वक्त होगा कि बीजेपी वहां पर जीतेगी, तो अभी तक तो हमें वेट करना पड़ेगा उस चीज का। बट
ये मान के चले हम कि वहाँ पर एक फर्टाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है जो वहाँ पर इलेक्टोरल प्रोसेस में बिलीव करते हैं, और वहाँ पर इस तरह की एक्सरसाइज हमेशा देखने को मिलती है। ये सब चीज़ें हमने बाकी अजला में भी देखी है। शोपियान में कई मरहलों में अच्छी खासी पोलिंग है, हाँ कई मरहलों में तो बहुत कम ही पोलिंग हुई। कई ऐसे मराकज़ भी थे जहाँ पे 0% वोटिंग हुई। हाँ कई मराकज़, कई हमने एक दो मरहलों में, 2-3 मरहलों में ये भी देखा कि करीब 50% के पार वोटिंग हुई। वही हाल पुलवामा का भी था। कई कुछ ऐसे मरहले थे, कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे वोटिंग अच्छी हुई, लेकिन बेशतर इलाकों में पोलिंग का शरह जो थी, मतलब कई ऐसे इलाके में जहाँ पे पोलिंग की शरह मनफी के बराबर ही हुई। तो इधर हम मतलब ये जो दो इलाके थे हसास माने जाते हैं। यहाँ पे चलो ठीक है, जो बेशतर मरहलों में वोटिंग कम हुई, जो लेकिन कुछ ऐसे मरहले भी थे जहाँ पे अच्छी खासी देखिए वोटिंग फ्लक्चुएट होती रहेगी। अगर आप अभी उस लेवल पे नहीं लीजिए जहाँ पर कुपवारा है, नॉर्थ कश्मीर है, वहाँ पर आप साउथ कश्मीर को नहीं देख सकते। तो अगर आप देख लेंगे भी, ये 2 सेगमेंट्स हैं, इलेक्टोरल वाइज भी इसको देखा जाता है, तो इसको स्प्लिट किया जाता है। क्योंकि साउथ कश्मीर की जो अपनी जो नहीं मतलब वो वहाँ पर जो इलेक्टोरल जो वहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। बट इस बार जो इस डीडीसी इलेक्शंस में हमने जो देखा, वायलेंस फ्री रहा है अभी तक। इसमें वायलेंस नहीं रही, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने 2014 के जो इलेक्शंस, जो 15 के जो रादर इलेक्शंस थे, असेंबली इलेक्शंस, मैंने उस वक्त भी कवर किए थे। और जब 2011 में जो मैंने इलेक्शंस खुद कवर किए, पंचायत के इलेक्शंस हुए थे, तब भी काफ़ी वायलेंस थी। लगभग मुझे पूरा वो आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन 50 से ज़्यादा पंच और सरपंच की मौत हुई थी उसमें उस वक्त। तो आज ये डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है ये अलग डिबेट है, ठीक, लेकिन वायलेंस नहीं रही, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक। तो आने वाले टाइम में अगर आपको वायलेंस नहीं होती तो एक लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, लोग बाहर आ जाते हैं। फिर वो इस तरह के एक्सरसाइजेस में सबसे बड़ी बात जो रहती है, इस तरह की चीज़ों में जो पॉलिटिकल चीज़ें जो होती है, सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। अगर एक इंसान इस चीज़ पे श्योर है कि उसकी जो लाइफ जो है वो सिक्योर है कोई काम करने में, तो तभी जाके वो काम करेगा। अभी तक थ्रेट रहता था, प्रिवेल होता था। आप देख रहे हैं जो लास्ट टाइम वहाँ पर वो जो वहाँ के जो मिलिटेंट्स थे वो बाहर आते थे, वो वहाँ पर अनाउंस करते थे, वो अलाउ नहीं करते थे इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन का। काफ़ी डरावनी चीज थ्रेट्स आते थे और वायलेंस होती भी थी। पुलवामा आप देख लीजिए, शोपियां आप देख लीजिए, कुलगाम, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा वायलेंस होती थी इलेक्शंस के टाइम में। तो इस बार नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा एक CBM है। आने वाले टाइम में अगर इस तरह के हालात रहते हैं तो शायद एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हम शायद सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करें, सिक्योरिटी का भी अहम रोल रहा है, क्योंकि वायलेंस फ्री इलेक्शन कराना, हमने देखा कि सिक्योरिटी का एक मतलब हमने देखा जो भी काउंटिंग हो रही थी, सिक्योरिटी बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। शायद ये भी एक वजह हो सकती है क्राइम फ्री या वायलेंस फ्री रहा। नहीं आबिद, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मतलब आज सिक्योरिटी थी तब सिक्योरिटी नहीं होती थी। तब भी सिक्योरिटी होती थी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट आप एक दिन के लिए देते जिस दिन आप वोटिंग करते हैं, या फिर उस दिन देते जिस दिन काउंटिंग होती थी। बट जो किलिंग्स होती थी वो अननोन गनमैन वो रात को आता था, वो दिन को आता था। किसी इलाके में किसी बंदे को पंच का इलेक्शन लड़ता है, सरपंच का इलेक्शन लड़ता है, या फिर DDC का कोई ऐसा इलेक्शन लड़ता है, उसको मार देते हैं। या फिर कोई टॉप वर्कर होता था जो किसी पार्टी के लिए काम, उसको मारते थे या उस पर फायरिंग होती थी, जिस वजह से लोग डर जाते थे, फिर उस इलाके में वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो इस बार वैसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। तो ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेटिस्फैक्ट्री बात है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा तो ये नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे अभी मतलब अभी जो ताज़ा रुझान है 213 सीटों के लिए ट्रेंड आ गई है, जिनमें अभी तक जो PAGD आगे है, उसके बाद BJP है। साथ ही अगर हम बात करें कांग्रेस तो अभी 20-22 सीटों पे आगे चल रही है। अपनी पार्टी 6-7 सीटों पर रुझानात में आ गई है। हालांकि अपनी पार्टी ने 1 सीट पर जीत भी दर्ज की है। वही आज़ाद उम्मीदवार छाप छोड़ रहे इस इंतखाबात में, करीब 9 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है और 40 से ज़ायद सीटों पर वो आगे है, रुझानात में आगे है। अभी कुछ देर में अभी ये तो मतलब कुछ देर में ही अब तस्वीरें मतलब आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही है, नताइज आ रहे हैं। मैं आपको अभी यहाँ पर एक बात और इंटरप्ट करना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं, बट मैं आपको ये बात बता दूँ यहाँ पर, ये एक आई ओपनर भी है। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो यहाँ पर जीत रहे हैं, ये PAGD के लिए एक आई ओपनर है। बिल्कुल, उनको ये समझना चाहिए मेरिट कितना वो प्रमोट करते थे, वो मेरिट को कितना सपोर्ट करते थे। बिल्कुल। तो हमेशा
जनरेशन वाइज या फिर डायनास्टिक पॉलिटिक्स ही नहीं चलती है, कहीं ना कहीं मेरिट को भी आपने सपोर्ट करना होगा। अगर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैसे भी किसी भी तरीके से चुनाव में आते हैं और फिर इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीत भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ग्राउंड वर्क जो पीएचजीडी का जो ये लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पर उनका कम रहा है, या फिर वो कन्फाइंड रहा है कि वो चाहते थे कि इस पर्टिकुलर ग्रुप से हमें यहाँ पर रूल करना है, तो एक्सपेंड अपने वो जो हॉरिजन से अपनी जो स्पेस है उसको एक्सपेंड नहीं होने दिया उन्होंने, जिसकी वजह से आज वो इस तरह के हालात देखते हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ पर जीत रहे हैं। ठीक है, तो ये उनका फेलियर मैं मानता हूँ वहाँ पर कि जहाँ पर उनकी लीडरशिप है या हम माजी की एक दो इलेक्शंस को छोड़ के हम बात करें, या तो कांग्रेस का दबदबा था या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, लेकिन हम कुछ सालों से देख रहे हैं वहाँ पे भी कांग्रेस और एनसी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, बीजेपी अपना जो है पकड़ मजबूत बना रही है। एक तो बीजेपी ने जो उनको बोला, मतलब बीजेपी ने उनके साथ जो वादे किए, या हम बात करेंगे पाक रेफ्यूजीज की, उनको शहरियत दी, वो बीजेपी से खुश है, या उसके बाद जो वहाँ के जम्मू का लोकल है, शायद कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो डिवीजन एक बना लिया है। क्या आपको लगता है ये सब चीजें जम्मू में उनको फायदा दे रही है बीजेपी को? आबिद, जो बीजेपी की जो सूरत हाल इस वक्त है जम्मू रीजन की जो आप बात कर रहे हैं, इस वक्त जो जम्मू प्रोविंस में है, वो नताइज आने के बाद ही बता सकते हैं, क्योंकि फुल फ्लैजेड ये पहली बार इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं आर्टिकल 370 के जाने के बाद। लोग कितने खुश है कितने नाराज है बीजेपी से, ये तो तभी पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त मुझे लग रहा है, अगर हम इस वक्त बात करेंगे कि ये प्रीमैच्योर होगा, बट कुछ असेसमेंट जो मेरी है वहाँ पर बीजेपी के पास वहाँ पर दो तरह के जो कार्ड है, एक तो जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, जो बीजेपी पे विश्वास करता है, उनकी आइडियोलॉजी पे विश्वास करता है, वो एक कार्ड है वहाँ पर उनका अपना एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है, 10 साल पहले भी कर रहा था, क्योंकि बीजेपी पहले भी वहाँ 10-12 सीटें ले चुका है, एक बार असेंबली में उनकी थी 5-6 लेता था, उससे पहले 5-6 सीटें ली है उन्होंने। लेकिन इस वक्त जो उनकी जो सूरत हाल है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि जिन वेस्ट पाक रिफ्यूजीज जो जिनको उन्होंने शहरियत के हुकूक दे दिए, वो किस तरह से इस वक्त वहाँ पर बाहर आके बीजेपी को देख रहे हैं, क्या वो वोट कर रहे हैं उनके लिए, एक तो वो है। लेकिन मुझे लग रहा है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा अहम ये रहेगा कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन जो वहाँ की जो पहले से वहाँ पर वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनका ही डिपेंड करेगा आने वाले टाइम के लिए जो असेंबली इंतखाबात होने वाले, कब हो रहे हैं वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो होने वाले हैं उनके लिए ये डीडीसी का इलेक्शन एक डिसाइसिव फैक्टर बीजेपी के लिए जम्मू में रहेगा। पैंथर्स पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि उनमें कंफ्यूजन है, वो ज़्यादा आगे नहीं टिक पाएंगे, जो उनकी जो बेस है जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे ज़्यादा बाहर नहीं जा पाएंगे। एक बार जा चुके थे, ली थी कुछ सीटें उन्होंने, बट अगर आप देखेंगे पिछले कई सालों से वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त बीजेपी का जो मुझे लग रहा है, उसके बाद कहीं पर कांग्रेस भी हो सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। लेकिन हमने देखा अभी बीजेपी जो दावे कर रहे हैं जम्मू में, मतलब उनका बड़े पैमाने पे है, लेकिन इलेक्शन के दौरान मतलब कई सारे लोग ऐसे थे, कई सारे वोटर ऐसे थे, वो बोल रहे थे कि बीजेपी दावे कर रही है, बीजेपी तरक्की कर रही है, लेकिन बीजेपी अब कितने सालों से इक़्तिदार में है और कौन सी तरक्की हुई है बीजेपी ने। वो उनका ये भी कहना था, हम वोटर्स की बात कर रहे हैं, वोटर्स का ये भी कहना था अभी दफा 370 की मनसूखी के बाद उनको क्या फायदे मिले, लेकिन मतलब उनका ये हम ये डिफरेंट माइंड्स देख रहे हैं, कोई बीजेपी के साथ में था, कोई बीजेपी के खिलाफ बात कर रहा था, लेकिन मतलब बेशतर वोटरों की अगर हम बात करें, वोटरों का यही था कि दफा 370 की मनसूखे के बाद जम्मू कश्मीर में क्या तरक्की हुई। तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को लेके? तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा बेहतर बीजेपी से ही पूछना होगा कि यहाँ पर सरकार ये 370 हटने के बाद उनने किस तरह की तरक्की यहाँ पर की। बट हाँ, एक क्रेडिट उनको जाता है कि डीडीसी के इलेक्शंस पीसफुल कराए, नहीं कराए। पहली बात मैं आपको पहली बार हो रहे हैं ना, 40 साल में पहली बार हो रहे हैं। ये एक चीज़ जो नुमाया तौर पे सामने आ चुकी है 370 के हटने के बाद। हालांकि आई रिमेम्बर इट, मुझे खुद याद है कि जब पंचायत के इलेक्शंस हुए थे, पंचायत वो जो 2011 में, उसके बाद जब उमर अब्दुल्ला से पूछा गया था कि भाई आप सेकंड टायर ब्लॉक लेवल के इलेक्शंस और डीडीसी लेवल के इलेक्शंस क्यों नहीं कराते, तो उनका ये कैटेगोरिकली कहना था कि भाई मुझे प्रेशर है एमएलए से, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर इस तरह के इलेक्शंस हो जिससे डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो। तो
इस बार वो चीजें नहीं हो रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे पीडीपी और बीजेपी की जो सरकार आई थी यहाँ पर 2015 में, उन्होंने भी पंचायत के इलेक्शंस कराए, सिर्फ सिंगल टायर कराए थे। उसके बाद सेकंड एंड ये जो थर्ड टायर हो रहा है ये बीजेपी करवा रही है। ये देखिए, ये कुछ फैक्ट्स है जिनको हमें सामने रखना पड़ेगा। बाकी ये नाजरीन तक, लोगों तक जो देख रहे हैं वो फैक्ट वो डिसाइड करे। बट अभी तरक्की क्या हो रही है, तो वो तो जो डेवलपमेंटल जो हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें, उस तरह का अभी देखना बाकी है, वो हमने नहीं देखा। बट डीडीसी इलेक्शंस करवाए, ये बात है। लेकिन डीडीसी इलेक्शंस के साथ साथ हमें ये देखना होगा पावर्स दिए जाते हैं या फिर सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट था जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी ने कराया, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि पावर्स डेलीगेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉर्नर स्टूल रहेगा डीडीसी इलेक्शंस पंचायत राज सिस्टम का। क्योंकि ये जो फैसले की बात हो रही थी कि मतलब जो ग्राम सभा पे जो बातें हो, जो डेवलपमेंटल इश्यूज हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे, वो वहां पे सॉल्व हो। एक आम इंसान को सेक्रेटरीट के चक्कर क्यों काटने? ये तो हमेशा से ही सवाल रहा है, चाहे बीजेपी की बात हो या फिर बाकी पार्टीज की, यही बात रही। तो ये आने वाले टाइम में देखा जाएगा। चलो नाज़रीन को हम ताज़ा अपडेट देंगे। श्रीनगर से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक सीट अपने नाम की है। मलिक आफ्ताब अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने श्रीनगर से जीत हासिल की है। हम वही बीजेपी ने वादी कश्मीर में एक और सीट पे भी जीत दर्ज की है। बांडीपुरा के तुलेल से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2 सीटों के पे और नताइज 2 सीटों पे जो रिजल्ट है वो आए हैं। श्रीनगर की एक सीट जो सोइटेंग श्रीनगर है, वहां पे अपनी पार्टी उम्मीदवार मलिक आफ्ताब ने जीत दर्ज की है। साथ ही बीजेपी ने वादी कश्मीर में एक और सीट पे भी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने तुलेल बांडीपुरा के तुलेल से सीट अपने नाम की है। जी सर, आपसे फिर से हम जानेंगे, क्योंकि बीजेपी की हम बात करेंगे। बीजेपी वादी कश्मीर में अब अपनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी छाप डाल रही है क्योंकि 2 सीटें अब, पहले श्रीनगर में, अब बांडीपुरा में सीट। तो कहीं ना कहीं मतलब जो इनके दावे थे, जो इनकी बातें थे, वो कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम इसको नकार रहे हैं कि बीजेपी कश्मीर में नहीं है, तो हम अपने आप को हकीकत से दूर रख रहे हैं। मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ कि वेदर दे आर विनिंग इलेक्शंस और नॉट, इलेक्शंस में वो बढ़त हासिल कर रहे हैं, जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, वो अलग बात है। बट बीजेपी अब जम्मू कश्मीर में है बिल्कुल, और इनका कार्ड है यहाँ पर। तो कितनी सीटें ले रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये मान के चले हम, पीएचईडी ये मान के चले, तो छोड़ रही है पीएचईडी ये मान के चले कि यहाँ पर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। तो सारी पार्टी जो है यहाँ पर, उनके साथ एक बीजेपी भी पार्टी, क्योंकि सरकार भी उनकी यहाँ पर थी अब। बिल्कुल। तो उसके बाद ऑब्वियसली ये नेशनल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। आप इस पार्टी को आराम से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं भाई हम मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में हैं और बीजेपी आसानी से इसको छोड़ देगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, इस तरह के जो मुस्लिम फेसेस जो नेशनल लेवल के, उन्होंने यहाँ पर लाए। तो आप कितना भी बोलें, लेकिन बीजेपी अब कश्मीर में तो डीडीसी इंतखाबात के मतलब जो है डीडीसी इंतखाबात इलेक्शंस रिजल्ट्स की ताज़ा अपडेट हम आप तक लगातार दे रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो अर्ली ट्रेंड्स आ रही है, 212 सीटों पर की ट्रेंड्स आ रही है। इनमें पीएचईडी आगे है, 80 के करीब सीटों पर वो आगे है। हालांकि पीएचईडी ने अभी तक करीब 7 सीटों पर जीत भी दर्ज की है। वही साथ ही में बीजेपी दूसरे नंबर पे है। बीजेपी ट्रेंड्स में 44 सीट पर आगे है। हाँ, बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है और ये दोनों सीटें वादी कश्मीर से है। वही अपनी पार्टी की अगर हम बात करें, अपनी पार्टी अभी तक 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। अपनी पार्टी ने श्रीनगर सोइटेंग से भी जो इनके कैंडिडेट है मलिक आफ्ताब, उन्होंने जीत दर्ज की है। इधर कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस अभी 20 सीटों पर आगे है। कांग्रेस ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है, वो शोपियां की सीट है, वहां से कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। लेकिन रुझानात में यह अभी रुझान है, कुछ सीटों पर अभी मतलब नतीजा आए हैं, लेकिन रुझानात और सीटों जो नताइज हैं उनमें अभी तक पीएचईडी आगे है। पीएचईडी ने 7 सीटें जीत ली है अब तक और करीब 80 के सीटों पर आगे है। साथ ही बीजेपी दूसरे नंबर पे है। बीजेपी
की 2 सीटें जो है अभी तक आई है, ये हम जैसे मान रहे थे, जैसे आम कश्मीरी सोचता है कि शायद बीजेपी कश्मीर में नहीं है, हम अब तक बात करें, लेकिन बीजेपी की 2 सीटें जो उन्होंने वादी कश्मीर से जीती है, वही एक श्रीनगर से, दूसरी बांडीपुरा से, ये इस बात को साबित कर रही है कि बीजेपी अब जम्मू कश्मीर में है और खासकर वादी कश्मीर में बीजेपी अपनी छाप छोड़ती नजर आ रही है। हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। आप खबर उर्दू के साथ बने रहिए। सर आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन कंटिन्यूसली लगातार हम आपको देते रहेंगे, जो भी ताज़ा अपडेट्स होंगे खबर उर्दू पे आपको वो ताज़ा अपडेट्स मिलेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए हमें इजाज़त। आदाब।